प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की बताई आवश्यकता। जलवायु सम्मेलन में सूर्य उपनिषद का उल्लेख करते हुए सौर ऊर्जा को बताया सबसे महत्वपूर्ण। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में नियंत्रण के बावजूद सतर्कता और सावधानी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का दिया जोर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन में आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाना है महत्वपूर्ण। और अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। राम की पैड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क सहित अयोध्या के मंदिरों और मठों को किया गया सुसज्जित। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की पहल को साकार करने का शुभारंभ हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक काल में सूर्य चक्र की जीवन शैली अपनाकर मानवता पर प्रियेण पालिताति तू, अर्थात सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है। सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। मानवता के भविष्य को बचाने के लिए हमें फिर से सूरज के साथ चलना होगा। We unite across the whole planet to tackle climate change. And there's one guy who particularly understands how to do that and who shares that agenda and who understands that a single hour of sunshine provides enough energy to power the whole earth for a year. One man who understands that so well and who's achieved absolutely extraordinary things in his own country of India is the Prime Minister of India. And ladies and gentlemen, Excellencies, there is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi, and I have great pleasure in handing over to Narendra. Over to you. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना को मंगलवार को COP26 सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन के खतरे पर मंथन कर रहे विश्व के नेताओं के बीच साकार रूप दिया गया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की मेरी कई सालों पुरानी परिकल्पना को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूके के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के पहल से एक ठोस रूप मिला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्रांति के वक्त यानी 1860 ईस्वी में ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन यानी कोयले का इस्तेमाल शुरू हुआ और ये बढ़ता चला गया, जिससे तापमान भी बढ़ा और धरती निर्जन भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्योपनिषद के श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि सभी कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है। ऐसे में आधुनिक काल में सूर्य चक्र की जीवन शैली अपनानी होगी और ये मानवता पर मंडरा रहे संकट का भी हल है। जितनी ऊर्जा पूरी मानव जाति साल भर में उपयोग करती है, उतनी ऊर्जा सूर्य 1 घंटे में धरती को देता है। और यह अपार ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन है, सस्टेनेबल है। चुनौती सिर्फ इतनी है कि सौर ऊर्जा दिन में ही उपलब्ध है और मौसम पर भी निर्भर है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसी चुनौती का हल है। एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। कार्बन फुटप्रिंट कम करने, ऊर्जा उत्पादन लागत को कम करने और विश्व में सामंजस्य को बढ़ाने की दिशा में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को प्रधानमंत्री ने आपसी सहयोग का नया अध्याय करार दिया। वहीं उन्होंने बताया कि इसरो द्वारा बनाया गया एक कैलकुलेटर जो कि सोलर प्रोजेक्ट और सौर ऊर्जा की क्षमता का आकलन करने में काफी मददगार होगा, भारत ने तैयार किया है। इसरो विश्व को एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन देने जा रही है।
इस कैलकुलेटर से सैटेलाइट डेटा के आधार पर विश्व की किसी भी जगह की सोलर पावर पोटेंशियल मापी जा सकेगी। यह एप्लीकेशन सोलर प्रोजेक्ट्स का लोकेशन डिसाइड करने में उपयोगी होगा एवं इससे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को भी मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की साल 2016 जनवरी में शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात कही थी। स्वच्छ ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और प्रधानमंत्री के संकल्प का ही नतीजा है कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणाम के मुहाने पर खड़ी है, तब यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के साथ मिलकर भारत वन वर्ल्ड वन सन और वन ग्रिड की शुरुआत का अगुवा बनकर दुनिया के सामने है। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें की। पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा के साथ आपसी रिश्तों पर विस्तार से बात की। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी मुलाकात की। पहले इटली और अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री का एक के बाद एक व्यस्त कार्यक्रम। COP26 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें मंगलवार को भी जारी रहीं। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय मुलाकात काफी अहम रही। दोनों नेताओं के बीच भारत इजरायल संबंध पर चर्चा हुई। इजरायली प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक करार दिया और एक हल्के फुल्के अंदाज में उनकी पार्टी की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि हमारे रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से ग्लासगो में आज मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच इस पहली मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में सहयोग को और भी बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। देउबा से भी प्रधानमंत्री की ये मुलाकात पहली ही थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने को लेकर चर्चा की। साथ ही जलवायु और कोविड-19 पर चर्चा हुई। वहीं महामारी से उबरने की दिशा में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोनों नेताओं ने जताई। अन्य अहम मुलाकातों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान आपसी सहयोग और एक दूसरे के कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को मान्यता देने के लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। वहीं एक मुलाकात माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से भी प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 के इतर बिल गेट्स से ग्लासगो में मुलाकात की। दोनों ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री की एक के बाद एक बैठकें और व्यस्त कार्यक्रम उनकी कार्यशैली का विशेष हिस्सा रहे हैं। जब भी वे किसी सम्मेलन या दूसरे देशों की यात्रा पर होते हैं, तब उनकी लगातार चलने वाली बैठकों में देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के प्रयास होते हैं। ग्लासगो से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टेस्ट और ट्रीट और टीकाकरण की नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में कोविड संक्रमण नियंत्रण स्थिति में है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरंतर सुदृढ़ रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री कल एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 10 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 102 है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.7% है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1,38,271 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 8,39,22,453 कोविड टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में कोविड के केस बढ़ रहे हैं। देश में कई राज्यों में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे लोगों की कोविड जांच अवश्य की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में नवनियुक्त सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हेतु चयनित 46 अभियंताओं में से 33 अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभियंताओं को बधाई दी और कहा कि इन पदों पर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी स्तर पर सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को पारदर्शिता के साथ संपन्न किया है। अब तक प्रदेश में लगभग 4.5 लाख युवाओं को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। मऊ जिले का मंगलवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा लोकल उत्पादों का निरीक्षण कर हथकरघा द्वारा बुनी गई मऊ की साड़ियों को GIR का प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण किया। श्रीमती पटेल ने प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर का दर्शन किया और जिला पंचायत परिसर में जनपद के आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक सुविधा संपन्न बनाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजमगढ़ जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न कराने हेतु आवश्यक वस्तुओं के वितरण समारोह का उद्घाटन किया। राज्यपाल के सांकेतिक रूप में 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न करने के लिए प्री स्कूल किट उपलब्ध कराई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के सौजन्य से 125 और आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के सौजन्य से 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट प्राप्त हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई सालों बाद आई है। वर्ष 2030 तक 50% बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाना इसका लक्ष्य है, लेकिन अभी भी 22% बच्चों को ही स्कूल में प्रवेश मिला है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शहीदों की स्मृति में एक शाम एक दीप शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोरखपुर मंदिर में कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने किया। इस अवसर पर श्री शुक्ला ने कहा कि गोरखपुर मंदिर में कई वर्षों से ये आयोजन किया हो रहा है और हम सभी को चाहिए कि शहीदों के नाम पर एक दिया अवश्य जलाएं और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। दीपावली के महापर्व को लोग सुरक्षित तरीके से मनाएं और महालक्ष्मी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इस अवसर पर सांसद रवि किशन सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। शहीदों के लिए समर्पित
सभी लोग रहते हैं और उसमें मुख्य रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी विशेष रूप से इसका ध्यान भी रखते हैं। मैं उसी कार्यक्रम में आया हूं। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को उन शहीदों को नमन करते हुए उनके लिए एक दिया जलाना चाहिए। दीपावली के त्यौहार में उल्लास जरूर रहे, लेकिन उल्लास के साथ साथ सभी से सामंजस्य रहे, सौहार्द रहे और हम ये कामना करेंगे कि सभी के यहाँ माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें। प्रदेश के गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी और उनकी पत्नी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य देश को वैभवशाली बनाना और विकास के पथ पर उच्च स्तर पर ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब तक इस धरती पर है तब तक इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता भारत माता की जय के लिए मरता है, वंदे मातरम के लिए जय के मरता है। उसका व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी नहीं है, केवल राष्ट्र परम वैभवशाली बनाए, शक्तिशाली बनाए और उच्च स्थान पर मां बैठ के पूरी दुनिया को दिशा दे और नीचे बैठे हुए दलित शोषित वंचित का कल्याण हो। यही आदरणीय नरेंद्र मोदी का काम है, यही आदरणीय योगी जी का काम है, तभी गुंडागर्दी समाप्त है। आज लोग पानी मांग रहे हैं जेल के अंदर बैठकर, और जहां गुंडागर्दी, आतंकवाद, नक्सलवाद नहीं होता है और गुंडागर्दी वहीं विकास होता है, विकास के रास्ते पर जाते हैं। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कृतित्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। समाज में, दलित शोषित में भी एक समाज में मैसेज जाएगा आपके माध्यम से। वास्तव में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के लिए काफी लाभकारी बताया, जिससे प्रभावित होकर विपक्षी पार्टियों का वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दलों द्वारा 2022 विधानसभा चुनाव के लिए किया जा रहा गठबंधन आमजन को हमारी सरकार द्वारा मिल रही जन सुविधाओं को खत्म करने के लिए है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर्व पर लोग स्थानीय उत्पादों की ही खरीदारी करें। आवास मिल रहे हैं, 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है, किसानों को 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान मिल रही है, लड़कियों की शादी सरकार, योगी जी की सरकार अपने पास से कर रही है। तो ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं उससे उनका जो बेस वोट है वो भी बीजेपी की तरफ आ रहा है। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत बेस वाली पार्टियां हमारे प्रदेश में रही हैं। उनका 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में एक मजबूत गठबंधन रहा। उस गठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 64 सीटें जीत करके 80 में आए एमपी की। इसलिए जब वो गठबंधन फेल हो गया तो वे छोटे छोटे दलों का गठबंधन जनता उसे पसंद नहीं कर रही है, जनता खुद पसंद नहीं कर रही है और वो जान रही है कि ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये लोग गठबंधन करने का काम कर रहे हैं और जो भाजपा का गठबंधन है, अलायंस है, वही फिर से चुनाव में जीत करके आएगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम हमारी प्रदेश सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के 217 शहरों में शुरू किया गया था 28 तारीख से। और जो दीपावली का त्यौहार है, ये दीप उत्सव का, उजाले का त्यौहार है और इसमें हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि माटी के दिए जलाना चाहिए और उससे जो है माटी के दिए से जलाने में प्रदूषण कम होता है और दूसरा जो है कि प्रजापति कुम्हार समाज को इससे रोजगार भी मिलता है जो माटी का काम करते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। ऐसी भावना के साथ अयोध्या में 5वें दीपोत्सव के कार्यक्रम संपन्न होंगे। शाम होते ही दीप प्रज्वलन का एक और विश्व कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। वैसे तो अयोध्या में मंदिरों में दीपावली के कुछ दिन पहले से ही उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ 5वें दीपोत्सव के मेगा इवेंट्स की तैयारी पूरी हो चुकी है।
12 लाख दीपों से पूरी अयोध्या को रोशन करने की तैयारी है। राम की पैड़ी सहित 32 घाटों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 12,000 स्वयंसेवकों ने 9 लाख दीपों को एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। 3 लाख दीपक नगर क्षेत्र में जलाए जाएंगे। आज छोटी दीपावली को मुख्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण नगर में 50 LED लाइट वाहनों से किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्र सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, यूपी के डिप्टी सीएम पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री नीलकंठ तिवारी सहित 100 से अधिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। पूरे शहर में 3 लाख दिए जलाए जा रहे हैं, तो लगभग 12 लाख का दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। और ये एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में कि एक साथ एक जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग दीपक जला रहे हैं। इस पे मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। हमारे क्षेत्राधिकारी, एसएसपी, एसपी सब लोगों ने भ्रमण कर लिया है और सभी पॉइंट्स निश्चित हो चुके हैं और सबको मैप बता दिया गया है और हम लोगों ने आज से ही सब ब्रीफिंग हो चुकी है सबकी और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और जल पुलिस, जैसा कि आईजी सर ने बताया, जल पुलिस की व्यवस्था है, आरएफ की व्यवस्था है, पीएसी की व्यवस्था है, पूरी व्यापक व्यवस्था है। रूट चार्ट सबको डिफाइंड है और हम लोग बेहतर तरीके से वाहनों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर हाथरस में गंगा की सहायक सेंगन नदी के तट पर गंगा आरती महोत्सव एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं, आमजन ने भाग लिया। सभी ने संकल्प लिया कि नदियों को बचाएंगे, अपनी मां गंगा की सेवा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कहा कि सेंगन नदी जनपद की पहचान है। इनकी स्वच्छता एवं सफाई का ध्यान रखना और जल को बचाकर जीवन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नदियों में गंदा पानी और पॉलीथीन डालने से पानी प्रदूषित होता है। हमें अपनी नदियों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नदियों में गंदा पानी न जाने दें और न ही कूड़ा करकट उसमें डालें। नदी में जो वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए उस पर गवर्नमेंट लगी हुई है, जल्दी ही उसमें कुछ काम होगा। बट आप लोगों के माध्यम से यह जो महोत्सव या आरती किया जा रहा है, इसका मेन प्रयास यही है कि सेंगर नदी या कड़बन नदी अपने इस जिले की 2 ही मेन पहचान है नदी के फॉर्मेट। तो सेंगर नदी आप देखिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है अपने जनपद में, उसी तरीके से कड़बन नदी का भी है। तो आरती के माध्यम से आप लोगों से यही अनुरोध है कि नदियों को गंदा होने से बचाएं। आज देश की धरोहरों को स्वच्छ करने के लिए, बचाने के लिए संकल्प के साथ प्रदेश की सरकार और आदरणीय मोदी सरकार द्वारा यह गंगा और यमुना की आरती, नदियों की आरती का एक कार्यक्रम और हाथरस में एक ऐतिहासिक दिन, जिसमें आज जिलाधिकारी हाथरस के सहयोग से आज यह क्षेत्र में एक बड़ी आरती, गंगा आरती का आयोजन हुआ है। मैं बधाई दूंगा और संकल्प लिया गया कि हम अपनी नदियों को बचाएंगे, अपनी मां गंगा की सेवा करेंगे और उसको देश की आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल सुरक्षित करेंगे। मैं बधाई देता हूं आज हाथरस वासियों की ओर से। धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद मोदी जी। धन्वंतरी जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वाराणसी में 324 वर्षों से भगवान धन्वंतरी के अश्वधातु से निर्मित प्रतिमा का पूजन अर्चन किया जाता है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ख्याल में रखकर इस वर्ष प्रतिमा को मैदान में दर्शन के लिए रखा गया। यह पहला अवसर है कि प्रतिमा मैदान में रखी गई है। इसके पूर्व प्रतिमा हमेशा मंदिर में ही दर्शन के लिए उपलब्ध रहती थी। पंडित रघुनंदन जी शास्त्री द्वारा यह पूजा शुरू की गई थी और इस परंपरा का निर्वाह इन्हीं के परिवार के लोगों द्वारा किया जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से हमारे परिवार में ये परंपरा चली आ रही है आयुर्वेदिक चिकित्सा की। हम लोग 11वीं पीढ़ी में हैं जो इस परंपरा को निर्वहन कर रहे हैं। भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव मनाने की परंपरा भी उत्सव के रूप में मनाने की हमारे ही परिवार से शुरू हुई। पंडित रघुनंदन जी वैद्य, पंडित कन्हैया लाल जी, पंडित बाबूनंदन जी, पंडित रामशंकर जी, हमारे पिता स्मृति शेष, स्वर्गीय पंडित शिव कुमार शास्त्री जी, देश विदेश से हर तरह के क्रिटिकल से क्रिटिकल, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, चाहे कैंसर हो, किडनी हो, हर तरह की बीमारियों का सफल इलाज हमारे यहाँ होता है। और ये सभी कुछ भगवान धन्वंतरी के स्वरूप, उनके आशीर्वाद स्वरूप होता है। ऐसी कामना है कि भगवान का दर्शन लोग करें और आयुर्वेदिक दवा का सेवन करें और स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य लाभ रहें, जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिले और हर साल हर वर्ष दर्शन करते रहें। शहर और कस्बों में सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस बार की दिवाली खास होगी। प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार उनको त्योहार पर व्यवस्थित बाजार मुहैया कराया गया है। बाराबंकी जिले में नगर पालिका एवं नगर विकास प्राधिकरण के
सहयोग से शहर के जीआईसी मैदान में दीपावली मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत व लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित करते हुए पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के अलावा डूडा के स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बेचने का मौका मिला। मेले का मुख्य उद्देश्य स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित पटरी दुकानदारों को अतिरिक्त आय मुहैया कराना है। मैं स्ट्रीट वेंडर हूं। मेरा नाम रिपदमन सिंह है। मेरी खिलौने की दुकान थी। कोरोना काल में मेरा व्यवसाय काफ़ी चौपट हो गया था, जिसकी आर्थिक स्थिति मेरी बहुत गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से आज मुझे पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये लोन मुझे नगर पालिका और डूडा द्वारा मुझे मुहैया कराया गया, जिसकी वजह से मैं अपने कारोबार को अच्छे से आज चला पा रहा हूं। और आज प्रशासन द्वारा मुझे स्टॉक लगवाया गया। मेरा प्रदर्शनी यहाँ पे एक खिलौने की दुकान है, जो दीपावली मेरी इसकी वजह से बहुत ही अच्छी जाएगी। और पिछली दीपावली तो मेरी कोरोना काल के कारण काफ़ी उसमें नुकसान हुआ, लेकिन इस बार मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और मेरा परिवार भी थोड़ा खुश है। मैं मनोज कुमार, मेरा यहाँ छाया चौराहे इंदिरा मार्केट में फास्ट फूड का ठेला लगता है। कोरोना के कारण मेरा व्यवसाय पूरा ठप हो गया था। मोदी जी के स्वनिधि योजना के तहत मुझे 10,000 का लोन बड़ी आसानी से प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मैं दोबारा अपना व्यवसाय शुरू कर पाया। और इस बार यहाँ प्रशासन के द्वारा दीपोत्सव में भी मुझे एक स्टॉल दिया गया, जहाँ मैं अपना स्टॉल लगाकर बिक्री करके अपना जीवन पटरी पर ला रहा हूँ। और ये दीपावली हमारे लिए बहुत अच्छी होगी और इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद और योगी जी का धन्यवाद। मैं यहाँ पे ठेला लगाता हूँ। कोरोना की वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था, इसकी वजह से पीएम स्वनिधि मिल गया, इसकी वजह से हमारा इस बार धंधा फिर से चालू कर सके। हम लोग फुटपाथ पर दुकान लगाते थे। कोरोना काल में बहुत दिक्कत आ गई, हमारी दुकान चौपट हो गई, हम लोग परेशान हो गए। और जब हमारे जो पीएम निधि योजना के द्वारा हमें 10,000 रुपये लोन दिया गया बैंक से, जिससे हमारी दुकान चली। अब जो है हम लोग स्टॉल और दुपट्टे वगैरह के दुकान लगाते हैं और यहाँ पे अच्छी खासी दुकान हमारी चल रही है। और हमें जो है हमारी दीपावली में ये सबसे बड़ा उपहार हमारे नरेंद्र मोदी जी दिए हैं। बलिया में मिशन शक्ति के तीसरे चरण के अंतर्गत हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं और स्कूली छात्राओं को कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण वर्मा ने बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे कि उनका शोषण न हो सके। संविधान ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं, जिनके माध्यम से वे अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। जमीन कितनी औरतों के नाम पे और कितनी पुरुषों के नाम पे, इसमें भी बहुत असमानता है। तो जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस नहीं कहना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की बताई आवश्यकता। जलवायु सम्मेलन में राजधानी जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने पर दिया जोर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पालन में आंगनबाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालयों को सुविधा संपन्न बनाना है महत्वपूर्ण। और अयोध्या में होने वाले 5वें दीपोत्सव की तैयारियां पूरी। राम की पैड़ी, सरयू घाट और रामकथा पार्क सहित अयोध्या के मंदिरों और मठों को किया गया सुसज्जित। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।